जैसे शायर ने कहा है, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ। And in conclusion, sir, are you going to shut him up, sir? Sir, are you going to shut him up, sir? I appeal to you. Are you going to shut him up, sir? You please address to the chair. I am addressing you, sir. Are you going to shut him up or not? ये प्रश्न मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। Sir, let me finish. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक संसद में 7 फरवरी को उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर काफी बवाल हुआ। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में अपशब्द कहने का आरोप लगा। उनके इस्तीफे की भी मांग इस वजह से होने लगी। ये सब कैसे हुआ वो भी ब्रीफ में आपको बताए देते हैं। मंगलवार 7 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। मोइत्रा ने सवाल उठाया कि अडानी ग्रुप के एफपीओ को जांच रिपोर्ट पूरी किए बिना मंजूरी क्यों दी गई। मोइत्रा अपने साथ एक टोपी भी लेकर आई थी। उन्होंने सदन में टोपी लहराकर पीएम मोदी पर पूरे देश को टोपी पहनाने का आरोप लगाया। इस पर भी लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। महुआ का भाषण खत्म होते ही तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू अपनी बात रखने लगे। तभी महुआ मोइत्रा अचानक अपनी कुर्सी से उठी और बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। ये सुनते ही सदन का माहौल गर्मा गया। बीजेपी सांसदों ने मोइत्रा के खिलाफ काफी हंगामा किया। वहीं इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आदरणीय लोग यहाँ आते हैं उन्हें खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तरह तरह के और भी रिएक्शंस आए। सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा की खूब आलोचना भी हुई। उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग ने भी रफ्तार पकड़ी। हंगामे के बाद महुआ का जवाब भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सेब को सेब ही बोलूंगी, संतरा नहीं। बीजेपी से हमें पार्लियामेंट्री एटिकेट सीखने की जरूरत नहीं है। वो आगे बोली कि मुझे हंसी इस बात पर आ रही कि बीजेपी कह रही है ये महिला होकर कैसे ये शब्द इस्तेमाल कर सकती है। क्या मुझे जैसे का तैसा जवाब देने के लिए एक पुरुष होने की जरूरत है? ये उनकी पेट्रियार्कल सोच है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं डे टू डे की एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका जनाना रिपब्लिक में। आज के एपिसोड में हम इस हफ्ते की महिलाओं से जुड़ी 2 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात होगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हालिया जो विवाद हुआ है, पूरा जो कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे असम में बाल विवाह के मामलों को लेकर लगातार चल रहे क्रैकडाउन के बारे में। उसमें जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चीजें इस पूरे हफ्ते में हुई, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत पहले महुआ मोइत्रा से कि एक अब्यूसिव शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिया और तमाम ट्विटर ट्रेंड्स, तमाम लोग, आलोचनाएं उन्हें मिल रही हैं, इस्तीफा देने तक की मांग। तो क्या आप कहेंगी इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है, क्या हुआ और किस तरह से इसको हमें देखना चाहिए? देखिए, मुझे एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से इसे देखना चाहिए, मुझे ये लगता है। और कल स्पीच मैंने उनकी देखी। उन्होंने बहुत फायरी, महुआ जानी जाती हैं एक बहुत अग्रेसिव, बहुत बेहतरीन स्पीकर के लिए, अपनी रिसर्च करके आती हैं। अंग्रेजी में बड़बोल बोलती हैं, बहुत बढ़िया बोलती हैं। और उनकी स्पीच बहुत बढ़िया थी, पर उसके बाद स्पीच के दौरान उनको बहुत हेकल किया जा रहा था। माने उनको टोका जा रहा था, काफी बार, बहुत बार टोका गया उन्हें। उनको बार बार उन्होंने रुक के बोला पहले, पर फिर एक स्तर आ गया जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पलटकर एक शब्द का इस्तेमाल किया। अब क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं महुआ मोइत्रा एक पब्लिक स्पीकर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है बहुत बढ़िया बोलती है, पर हाँ, उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि क्यों माफी मांगनी चाहिए? कि ये पार्लियामेंट में हुआ या कहीं पर भी हुआ वो अलग बात है, पर आप क्या कह रही हैं? महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि देखिए, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि
वो इतनी बार मुझे उसने इतनी बार तंग किया, वो उछल उछल कर बार बार इंटरफेयर कर रहा था, तो मैं, और वो लोग बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं क्यों माफी मांगू? मुझे लगता है कि देखिए, आप नहीं करती हैं गंदे शब्द का इस्तेमाल, आपने तभी भी किया, और अगर आपने किया तो क्योंकि वो करते हैं और उन्होंने आपको तंग किया, आप उन पे नहीं डाल सकती, क्योंकि ये एक अब्यूजिव शब्द था और इसकी आपको बाकायदा वहीं पे माफी मांग लेनी चाहिए थी पार्लियामेंट में कि देखिए, आई एम सॉरी कि मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, पर प्लीज मुझे तंग मत करिए या बीच बीच में मत ना बोलिए। क्योंकि आप ये कहकर, आप हेकलिंग जो कहते हैं, जो बार बार टोकना, जैसे आप बोल रही हैं मैं बीच बीच में बोलती रहूं, अब इस हेकलिंग को आप गाली देना एक नहीं, उसकी एक मान्यता नहीं है। महुआ मोइत्रा ने जी हाँ गाली दी, एक शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत बड़ी गाली, मतलब बहुत तरह की गालियां होती हैं, आप देख लीजिए जैसा आप ग्रेड करते हैं, गाली गाली होती है अल्टीमेटली। उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया और उनको वहीं पर ही अपोलोजाइज कर लेना चाहिए था। ये बोलना कि भाई वो मुझे हैकल कर रहे थे, टोक रहे थे, और वो पहले भी इतना बार गंदे शब्द का वो विवरण करते हैं, तो इसीलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी उनसे, ये गलत बात है। क्योंकि आप पहली बात, हैकलिंग को, टोकना को आप गालियों का में इक्वेट नहीं कर सकते, बहुत अलग अलग चीज है। और दूसरी बात देखिए, आप ये पूरी कंट्रोवर्सी वहीं पर रुक जाती, मुझे लगता है, चाहे ना भी रुकती, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स एक ऐसा है, वो आपके एक छोटी सी मिस्टेक का की वेट करते हैं और उसको फिर सोशल मीडिया में तो हमें पता है कितना ज्यादा चल जाता है, और वो बहुत ब्लो अप हो जाता है। तो माफी मांगना ये नहीं था कि महुआ मोइत्रा टीएमसी से बीजेपी के एक प्रवक्ता को या बीजेपी के जो एक एमपी हैं उनसे माफी मांग रही हैं। वो एक ऐसा ही उनको बोलना चाहिए था कि देखिए सॉरी कि मैंने आपके लिए ये शब्द यूज किया। और मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगी। आज प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे का भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें सिर्फ एक चीज सुन रही थी, अदानी मोदी भाई भाई, क्योंकि जो वहां पे ऑपोजिशन था वो ऐसा एकजुट हो गया। और पूरे भाषण में बहुत वक्त ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री की स्पीच कम सुन रही थी, जो हेकलिंग थी वो ज्यादा सुन रही थी। बार बार अदानी मोदी भाई भाई बार बार चल रहा था ये। तो ऐसा, अगर आप अपने आप को, अपना स्तर थोड़ा ऊंचा रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप उनको टोकिए, पर एक पॉलिटिकल पंच दीजिए, उसमें जवाब दीजिए। गाली का यूज अगर आपने करा तो वो आपका स्तर नीचे करता है, मुझे लगता है। प्रीति, उसके बाद भी जब एक बयान उनका, रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो लगातार शी वाज डिफेंडिंग हरसेल्फ और कह रही थी मैं सेब को सेब ही कहूँगी, संतरा नहीं कहूँगी। वो हमें पता होता है कि हाँ, ये इमोशनल आउटबर्स्ट की मैं इतनी तंग हो गई कि ये मेरे ये चला गया, बट फिर उसको इस तरह से देखना कि दिस इज इट एंड आई स्टैंड बाय इट। बट सिंस इट इज हैपनिंग इन अ पार्लियामेंट, एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसके कुछ नियम कायदे, कुछ कानून हैं, तो आई थिंक जो आपने अभी कहा कि वो जनरल न्यूट्रल तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। एक और चीज़ उन्होंने कही थी और ये था कि बीजेपी हमें बताएगी क्या पार्लियामेंट्री एटिकेट्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ पेट्रियार्की से रिलेटेड थी कि कह रहे हैं कि एक महिला होकर कैसे गाली दे सकती है। जब पुरुष ये सब चीज़ें करते हैं तो वो बहुत ही नॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि वैसा है। जब महिलाएं अगर ऐसा कर देती हैं गुस्से में भी या कोई भी कंडीशन होती है, तो उन पर तमाम चीज़ें उनको बोला जाता है, उनको एक निगाह से देखा। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही, क्योंकि मैंने भी ये बहुत देखा कि अरे महिला होकर कैसी गंदी गाली आपने दी, या कैसे बोल सकती हो ये ना एक हमारा सोशल नैरेटिव बनता है देवांशी, जहां पर हम महिलाओं को बार बार कोशिश करते हैं कि हम एक परसेप्शन दें कि वो देवी हैं। वो इन चीजों से जो आम जो मतलब आए दिन की नॉर्मल चीजों से थोड़ी ऊपर हैं महिलाएं। उनको तंग, वो महिलाएं अब्यूज नहीं करती, महिलाएं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नहीं होती, महिलाएं बहुत सारी चीजें नहीं होती हमारी सोसाइटी में। वो थोड़ी जो अच्छी महिलाएं हैं वो थोड़ी उस स्तर, उनका स्तर ऊपर है इन चीजों से। मेल इन पे कर सकते हैं क्योंकि वो तो ही इज अ मैन, तो ये चीजें बोली जाती हैं। पर इसमें एक स्पिन भी है, देखिए, क्योंकि हम महिलाओं को एक कहते हैं अरे देवी हैं, क्यों महिलाएं अब्यूज नहीं करती, वेरी अनलेडी लाइक अंग्रेजी में कहते हैं इनको, वेरी अनलेडी लाइक अब्यूजिंग, अच्छा नहीं लगता है टू सी वुमेन अब्यूज। तो अगर हम ये कहते हैं, इसका स्पिन मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हम ये कहते हैं, मान लीजिए जिनको महुआ मोइत्रा ने जो वर्ड बोला, इन्होंने तो बोल दिया कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मान लीजिए अगर उन
व्यक्ति ने इनको वो वर्ड बोला होता, तब हम सब क्या कहते हैं कि देखिए एक महिला को बोल दिया, महिला को कैसे बोल सकते हैं। मुझे ये भी गलत लगता है, क्योंकि अगर वो वर्ड का इस्तेमाल एक मेल्स ने मेल के खिलाफ किया होता, उसका जो कहते हैं इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि आपने महिला को कैसे बोल दिया। भाई अगर हम इससे बच जाए ना, तो हम सबको एक जेंडर न्यूट्रल और फेयर लेंस से देख पाएंगे। वो जो हम इक्वालिटी की बात कर पाएंगे ना, तब अगर हम ये ना बोलें कि महिला होकर तुमने कैसे गाली दी, और अगर हम ये ना बोलें कि देखो तुमने महिला को क्यों गाली, वो महिला है उसको तुमने कैसे गाली दे दी, और हम बोलें कि बस यही बोलें कि भाई गाली क्यों दी, बस वहां तक सीमित रह जाए, तो बहुत चेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी और मुझे लगा बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। महुआ मोइत्रा से जुड़े इस पूरे विवाद को हमारे दर्शक कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। आप बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे विषय की तरफ। पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह करने वालों के ऊपर सख्त क्रैकडाउन का ऐलान किया था। कैबिनेट द्वारा बाल विवाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया और तभी से ये क्रैकडाउन वहां पर जारी है। अब तक बाल विवाह के मामलों में 2528 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जब आज हम थर्सडे को ये शूट कर रहे हैं, तब तक इतना आंकड़ा आ चुका है और इनमें 78 महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन पूरे राज्य में पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी खूब जोर से हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रीति, पिछले एपिसोड में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, एक दूसरे टॉपिक से स्टार्ट किया था। बिस्वा शर्मा कैबिनेट के इंटेंट पर हमने बात की थी, जैसे मैंने अभी कहा। इस पूरे एक्शन के खिलाफ जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे असम में देखने को मिल रहा है, आप उस पर क्या कहेंगी? आप कैसे देखती हैं उस चीज को पूरा? देखिए, अगर मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर जो मैं हूँ उस नजरिए से देखूं, तो इसमें एक बहुत कम्युनल कलर लोग रीड कर रहे हैं। जो आप सोशल मीडिया पे देखिए, बाकी और अगर आप जो नैरेटिव बन रहा है इस बारे में, सिर्फ इस बात पे बन रहा है कि ये कम्युनल टारगेटिंग है, कम्युनल पोलराइजेशन है। एक मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे, जो भी आपने आंकड़े बताए, जितने को 2000, जितने 500 को 2528 जितने भी हैं, उनमें से जितने अरेस्ट हुए हैं 96 या 97% मान लीजिए सिर्फ एक समुदाय से आते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो एक तबका जिसमें ओवैसी साहब भी हैं, बहुत सारे और पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, जो कह रहे हैं देखिए आप ना एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के अरेस्ट कर रहे हैं, और आपने जो मदरसे जहां पर ये जाते थे वो आपने बंद कर दिए हैं, तो एजुकेशन इनके पास है नहीं, तो इनकी अभी सोच वैसी ही है। तो आप लोग कैसे, ये एक कम्युनल एजेंडा है। देखिए, ये पॉलिटिकल डिबेट एक तरफ है। मैं पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक महिला का जो रोल है, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑफ बीइंग अ वुमन, वो थोड़ी पॉलिटिकल रिपोर्टर से ज्यादा है, क्योंकि स्पेशली इंडिया में जो लड़ाई महिलाओं ने लड़ी है, और जो भी हमारी अभी आगे की लड़ाई है, उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक नजरिया होना चाहिए। मैं इसको एज अ वुमन, एज समवन हु टॉक्स अबाउट वुमेन राइट्स, मैं इसको मानती हूं कि बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली लगता है कि देखिए, चलिए आप चाहे कोई भी हो, अगर आप एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करते हैं जिसमें बाल विवाह से बच्चियां बच जाती हैं, एक वो अंडर एज, मतलब बहुत बड़ा क्राइम होता है। इमेजिन 15-16 ईयर ओल्ड की लड़कियों को बच्चे होना, वो खुद ही बच्चे हैं, वो वही एग्जैक्टली। तो मेरे को ये बहुत झंझोड़ता है, और मैं इसमें पॉलिटिक्स, चाहे मैं एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर कवर करूं, और मैं इसको, हाँ चलिए अगर मैं देख लूं कम्युनल एजेंडा है, ये एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में शायद बोलूं अगर मुझे ये लगता है सही है, पर मैं बहुत सपोर्टिव हूं इसके लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली, देखिए इंडिया में ना, ये हम बोलते रहते हैं, और ये जैसे मैं और देवांशी बहुत बात करते हैं, और ये इनकी थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच है टुवर्ड्स फेमिनिज्म, मेरी थोड़ी हार्ड लाइन है टुवर्ड्स फेमिनिज्म। मुझे लगता है डंडे का काम बहुत जरूरी है, और आपको पुश करना पड़ेगा। ये जो हम सोशल नैरेटिव, चलिए आप बांध लीजिए, वो पूरी भूमिका बनती है कि आपको ग्राउंड लेवल पे एजुकेट करना है, फिर आगे जाना है, हाँ ये होता रहेगा, पर आपको जो एनवेलप है, मतलब उसको सिर्फ पुश नहीं करना, उसको टेबल से गिराना है। और ये चीजें अगर डंडा पड़ता है ना, मुझे लगता है, देखिए जब स्वच्छ भारत का पूरा अभियान शुरू हुआ,
जब फाइन शुरू हो गए तब लोगों ने थोड़ा कूड़ा उठाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनके जहन में बैठा। जब कोविड का मास्क का शुरू हुआ, पहले लोग मास्क ही नहीं लगा रहे थे, जब फाइन बढ़ गया 5,000 तो लोगों ने इमीडिएटली मास्क लगाया। अब बहुत लोग हैं जो खुद ब खुद देखते हैं इधर उधर, मास्क लगा लेते हैं अपने आप, चाहे अब फाइन है कि नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप क्रैकडाउन करें, अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली कुछ इन्फोर्स करें, तो बाकी सब, अब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी बाल विवाह होंगे असम में, और असम बहुत इनफेमस था बाल विवाह के लिए। यस, वो पूरे आंकड़े अभी आप जब बता रही थी 15, एक जो केस वहां पर आया था, 9 साल की एक बच्ची ने जन्म दिया, तो वो सारी चीजें वहां पर हो रही थी और इसी वजह से डिसीजन लिया गया, जैसा कि तमाम खबरों में तमाम तो चाहे इसमें पॉलिटिक्स है, चाहे इसमें कम्युनल पोलराइजेशन, आप कुछ भी डाल दीजिए। मैं सिर्फ एक वो देखती हूँ कि आपने 2500 लोग जो बाल विवाह से जुड़े थे किसी भी तरह, उनको गिरफ्तार किया है जी, और उसमें कई काजी और जो कई पुजारी थे वो लोग भी, महिलाएं बहुत हैं। महिलाएं 78 महिलाओं का तो जो अभी रिकॉर्ड आया है, जितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, वो सारी चीजें। प्रीति, एक और चीज मैं इसमें ऑब्जर्व कर रही थी और मैं पढ़ रही थी ये, कि ये जो क्रैकडाउन पूरा हो रहा है, मतलब एक ऑब्वियसली इट्स अगेन अ पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है या बोल रहे हैं लोग, कि ये पुलिस की, असम पुलिस की जो खामियां हैं उसे छुपाने के लिए दे हैव गिवन, एक प्रोजेक्ट हो गया, एक चीज होगी, और वो एक सक्सेसफुल तरीके से अपनी इमेज पॉलिश करने का एक माध्यम है। तो इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो बहुत कह रहे हैं कि ये असम पुलिस की, मतलब पहले आप लोगों ने क्यों नहीं क्रैकडाउन किया जब ये बाल विवाह हो रहे थे, आपकी निगरानी में हुआ है, आप अब कर रहे हैं, ये दोनों तरफ का वो लैक्सिटी, अगर मान लीजिए दोनों तरफ ने ढील दी है। जो प्रशासन है उन्होंने भी ढील दी है कि हो रहा है, चलिए होने दो। और दूसरी तरफ जो सोशल सिस्टम की जो हम बात करते हैं, कल्चरल सोशल सिस्टम की हम बात करते हैं, वो भी उन्होंने भी खुल के किया है। तो दोनों तरफ का इसमें इक्वल भागीदारी थी, और मुझे लगता है जिन्होंने ये किया, मतलब जो सोसाइटी या जो भी प्रेशर जैसा भी है, इन कंडीशनिंग है, जिन्होंने वो किया उनकी ज्यादा भागीदारी थी। तो हाँ, क्या प्रशासन ने अपना जो उनको निभाना चाहिए था, अपना रोल जो अदा करना चाहिए था, उसके ऊपर लीपा पोती करने के लिए ये सब किया है? भाई मैं बोल रही हूँ, मैं उसी नजरिए से देखती हूँ, चाहे किया भी है, कम से कम अब तो एक्शन लिया। मैं बहुत जब जेंडर रोल्स आ जाते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन इमेंसिपेशन, अबाउट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, मैं सिर्फ एक नजरिए से देखती हूँ, मुझे और कुछ नहीं, मतलब ना, बिल्कुल एक नजरिया है कि आपको अब देखना है कि इसमें महिलाओं का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब ठीक है। मैं ऐसे देखती हूँ। और इसी बात पे मुझे याद आई वो जो तमाम तस्वीरें मैं देख रही थी, कि विरोध करने वाले में ऑब्वियसली, क्योंकि सोल ब्रेड अर्नर उनका गिरफ्तार हो गया है, वो जेल चले गए हैं, तो महिलाएं थी, वो गिड़गिड़ा रही थी हमारे पतियों को वापस भेज दो, या जो भी उनके घर के मुखिया थे उनको वापस भेज दो, कि हम कैसे जिएंगे। तो क्या प्रीति, आपको लगता है कि थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच भी यहाँ पे होना चाहिए असम सरकार द्वारा, कि वो जो तमाम लोग जिनकी एकदम से लाइफ पलट गई है, उस पर भी मैं जानना चाहूंगी कि आप नहीं, मुझे ये मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि चलिए आपने ये तो कर दिया, आपने अरेस्ट कर लिया, अब आपको आगे की अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि जो हो गया है हो गया है। अब एक फैमिली यूनिट बंद गई है, जैसे भी बंदी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो बहुत सारी महिलाएं बालिग हो गई हैं बच्चों के साथ जी। और उनके पति को या जिन्होंने उनका निकाह कराया, उनके पिताजी को, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर ये आर्थिक उसकी बात आती है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए और उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। मतलब एक सोशल, फाइनेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो पुलिसिंग का काम है, ये तीनों इकट्ठे चलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने जो असम में पूरा चाइल्ड मैरिज, ये क्रैकडाउन हो रहा है सरकार का, उस पे एक नज़रिया प्रीति का है कि किस तरह से अगर महिलाओं का भला हो रहा है तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने दर्शकों को भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, क्या आप विचार रखते हैं, कैसे चीज़ें होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप ज़रूर बता सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लंदन टॉप से। बहुत बहुत शुक्रिया।